मोदी सरकार अब नौकरशाहों पर नकेल कसने की तैयारी में है। लोक शिकायत और कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक विभाग यानी डीओपीटी ने नौकरशाहों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा जल्द पेश करने के लिए कहा है। डीओपीटी ने केंद्र के सभी मंत्रालयों के करीब 300 अधिकारियों की एक सूची तैयार की है। डीओपीटी ने 20 जून 2014 को ये चिट्ठी भेजी है। इसके साथ 298 अधिकारियों के नामों की सूची भी है। चिट्ठी में कहा गया कि सभी अधिकारी साल 2013 के लिए अब तक की अचल संपत्ति का आईपीआर जल्द ही ऑनलाइन जमा कराएं। ऐसा नहीं करने पर किसी भी संवेदनशील पद पर उनकी नियुक्ति, इम्पेनलमेंट, प्रमोशन और डेपुटेशन जैसे मामलों में उनकी विजिलेंस जांच रोक दी जाएगी। इससे पहले यूपीए में काम कर चुके 40 अधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लग चुका है। एनडीए सरकार का 1 महीना पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के जरिए अपनी राय जाहिर की है। मोदी ने लिखा है कि पिछली सरकारों के 67 वर्षों के कार्यकाल की तुलना में 1 माह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले माह में हमारी पूरी टीम ने लोगों की भलाई के लिए हर पल कार्य किया है। हमने जो भी निर्णय लिए वो पूरी तरह से राष्ट्रहित से अनुप्रेरित है। मोदी ने अपनी सरकार के फैसलों पर उठे विवादों पर भी लिखा। उन्होंने लिखा कि पिछले माह ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए जिनसे हमारी सरकार का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद विवादों को तूल दिया गया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं प्रस्ताव में ये अनुभव करता हूं कि हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। इसके आगे मोदी ने मीडिया और विपक्ष दोनों पर लिखा। उन्होंने लिखा कि हर नई सरकार में ऐसा कुछ होता है जिसे हमारे मीडिया के मित्र हनीमून पीरियड कहते हैं। पिछली सरकारों का ये हनीमून पीरियड 100 दिनों या इससे भी ज्यादा का रहा है। मेरी सरकार पर 100 घंटे से भी कम समय में आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन राष्ट्र सेवा के साथ संकल्प के साथ काम करते हुए हमारे लिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही कारण है कि मैं बिना विचलित हुए निरंतर कार्य में रत रह पाता हूँ और संतोष भी मिलता है। आंतरिक सुरक्षा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आला अधिकारियों के साथ आज पहली बैठक करेंगे। इस बैठक में नक्सली और माओवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा होगी। इसमें माओवाद से प्रभावित राज्यों के डीजी और मुख्य सचिव भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह नक्सली और माओवाद से ग्रस्त इलाकों की पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही इस आतंक से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बैंकों के कर्मचारी संगठन वेतन समीक्षा पर वित्त मंत्री का दखल चाहते हैं। 9 कर्मचारी संगठनों के महासचिव यूएफबीयू के झंडे तले वित्त मंत्री के सामने वेतन में 25% तक की बढ़ोतरी की मांग रखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक कर्मियों की वेतन समीक्षा नवंबर 2012 देय है। सूखे की संभावना और महंगाई की मार के बीच प्रधानमंत्री ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि हर परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाएगा। गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और चावल 3 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अन्नश्री योजना चलाई जाएगी। मोबाइल वैन से अनाज दिया जाएगा। आलू के निर्यात को कम करने के लिए सरकार ने निर्यात दर $450 प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही राशन की दुकानों का कंप्यूटराइजेशन होगा और गोदाम में सीसीटीवी लगेंगे। बैठक में इसके अलावा तय किया गया कि अनाज संरक्षण पर विशेष योजना बनाई जाएगी। बारिश में अनाज को भीगने से बचाया जाएगा। चीन से हल्की छत मंगाई जाएगी। बड़े शहरों के पास फल सब्जी के केंद्र बनेंगे। फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर किया गया है ताकि किसानों को कोई कमीशन न देना पड़े। साथ ही कमजोर मानसून के नुकसान को रोकने के लिए बीज सब्सिडी और खाद सब्सिडी जारी रहेगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही गरीबों के लिए लाभदायक है और जिसको कहा गया कि ये जीने का अधिकार या भोजन का अधिकार इससे मिलता है। 5 जुलाई से 2013 से लागू है, जबकि सितंबर में 5 जुलाई को जो है अध्यादेश जारी हुआ था और सितंबर में जो है ये एक्ट बना था, लेकिन हुआ कि 5 जुलाई से ही लागू होगा। बतौर डेलीगेशन लीडर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले विदेश दौरे पर बांग्लादेश पहुंची। सुषमा स्वराज 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंची हैं। गुरुवार को सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री अबुल हसन के साथ कई अहम मुद्दों पर बात की। इस वार्ता में वीजा प्रक्रिया को आसान बनाना, गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ का मुद्दा, तीस्ता नदी जल बंटवारा और त्रिपुरा गैस पावर प्लांट से बिजली सप्लाई का मुद्दा शामिल रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कोर्ट केस में उलझ गए हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार के एक मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया है। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को भी समन जारी किया गया है। सभी को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होना होगा।
नेशनल हेराल्ड अखबार विवाद साल 2012 में तब गरमाया जब सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इस आरोप को लेकर वो कोर्ट चले गए थे। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 सितंबर 1938 को लखनऊ में की थी, लेकिन खराब आर्थिक हालत की वजह से साल 2008 में अखबार बंद हो गया। आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स ने कांग्रेस पार्टी से बिना ब्याज के 90 करोड़ का कर्ज लिया था। 26 अप्रैल 2012 को यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएट जर्नल्स का मालिकाना हक हासिल कर लिया। आरोप है कि यंग इंडिया कंपनी में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। अब कांग्रेस ने कोर्ट के समन के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। साईं पर धार्मिक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं पर दिए विवादित बयान पर अड़े हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर तार्किक बहस की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि साईं पूजन करने वाले हिंदुओं को गंगा स्नान कर पवित्र होने के बाद साईं पूजन नहीं करना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मामले पर फतवा जारी किया है। देवबंद के उलेमाओं ने तो फतवे में कहा है कि साईं की इबादत की इस्लाम में इजाजत नहीं है। दारुल उलूम वफ़ के मुफ्ती आसिम कासमी ने कहा है कि इस्लाम में इस तरह की इबादत की इजाजत नहीं है। दूसरे मुफ्ती अब्दुल लतीफ कासमी ने कहा है कि साईं मुस्लिम धर्म में जन्मे थे, लेकिन बाद में रास्ता बदला। मुसलमान उनकी पूजा नहीं करते हैं। FIUP पर UGC और DU में ठनी तकरार पर आज अहम बैठक होने जा रही है। UGC की इस बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के ताजा प्रस्ताव पर विचार होगा। DU ने UGC के आदेश को मानने का मन बना लिया है, लेकिन ताजा प्रस्ताव में कहा गया है कि 3 साल का कोर्स करने में कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल इन सभी समस्याओं पर आज चर्चा होगी। UGC और DU के बीच तकरार में छात्र एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। दूर दराज से आए छात्रों को एडमिशन के बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। उधर 4 और 3 वर्ष के कोर्स के बीच वो स्टूडेंट्स भी परेशान हैं जो 4 साल के डिग्री कोर्स में एनरोल्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की जमानत पर सुनवाई होगी। तेजपाल ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है। तेजपाल अपनी सहयोगी कर्मचारी का यौन शोषण करने के आरोपी हैं। कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डॉक्टरों के पास सुरक्षित रखा गया युवक की खोपड़ी का एक हिस्सा गायब हो गया। अस्पताल ने एक युवक के दिमाग की सर्जरी के लिए खोपड़ी का एक हिस्सा हटाकर सुरक्षित रख दिया। डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद मरीज को सलाह दी कि सुरक्षित हिस्से को कई चरणों की सर्जरी के बाद फिर लगा दिया जाएगा, लेकिन अब डॉक्टरों का कहना है कि वो हिस्सा मिल नहीं रहा है। इस आपराधिक लापरवाही से युवक की जान पर बनाई है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था देर रात जम्मू से बालटाल के लिए रवाना हो गया। ये जत्था 28 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। भारी सुरक्षा के बीच यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया गया। पहलगाम में भारी बर्फबारी के चलते जत्थे को बालटाल मार्ग से अमरनाथ भेजा जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जो है इस वक्त यहाँ से बालटाल इलाके के लिए रूट के लिए निकल गया है। इस दफा जो है अभी तक सरकार ने जो है पहलगाम रूट के लिए यात्रा यहाँ से अलाउ नहीं किया है, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रियों का जो पहलगाम का रूट है उसमें वहां पर काफी बर्फबारी पड़ी हुई है।